हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के मॉक टेस्ट का डे 71। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने इससे पहले के सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 50 क्वेश्चन के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूर्णतः BPSSC के पैटर्न पर बनाया गया। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए और लास्ट में अपना स्कोर करके नीचे बताइए कि कितना स्कोर आपने किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी करते थे, सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा, तो आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स 10% हुआ करता था। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सरदेशमुखी क्या था। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मराठा साम्राज्य में यानी कि 17 से 18वीं जो शताब्दी थी, उस समय शिवाजी ने 2 प्रकार के कर स्टार्ट किया था, जैसे चौथ और सरदेशमुखी। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं सरदेशमुखी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो सरदेशमुखी एक कर था, मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाता था और ये कुल आय का 10% हुआ करता था। साथ ही साथ अगर हम चौथ के बारे में बात करें तो देखिए, चौथ जो था किसी क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले में वहाँ के शासकों के द्वारा सुरक्षा के तौर पर लिया जाता था और ये कुल उपज का 1/4 होता, कुल उपज नहीं, कुल आय का 1/4 होता था। तो इस दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे फ्रेंड्स। चौथ के लिए 1/4 होता था कुल आय का, और सरदेशमुखी जो 10% होता था, या फिर कह सकते हैं कि 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न बनता है कि गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ पर चित्रित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स मामल्लपुरम। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मामल्लपुरम को अब वर्तमान में महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को याद रखेंगे। और ये आप जो देख रहे हैं महाबलीपुरम, ये पल्लव कालीन वास्तुकला के सुंदरतम जो उदाहरण पाए जाते हैं, काफ़ी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, और उन्हीं में से एक था गंगा अवतरण। ठीक है फ्रेंड्स, यानी गंगा अवतरण का जो दृश्य भी है, जो चित्रित है, वो यहीं पे देखने को मिलता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालक्रम का पता करें। यानी फिर इनको सजाना है आपको सही कालक्रम के अनुसार। तो चलिए सबसे पहले एक एक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन सबसे पहले हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये भी 1931 में हुआ था। भगत सिंह की फांसी इनको भी 1931 में दी गई थी, और पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था। ये तो अलग हो रहा है। अगर आप हम ऑप्शंस के थ्रू लगाना चाहें तो देखेंगे कि सबसे लास्ट में 4 आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कि कौन किसको पहले टिक करे, बी या डी को, क्योंकि लास्ट में 4 तो दोनों में है। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्री में देखने को मिला था। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैसे क्वालिफाई करना है कि यहाँ पे कौन पहले आएगा, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डेट के थ्रू कैसे क्लियर हो सकता है कि इसका ऑप्शन किसको हमें टिक करना है। अगर हम लोग बात करें गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता माना जाता है कि 5 मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, 5 मार्च 1931। चलिए 31 मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है, 31 सभी में है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, कराची जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 26 से 29 मार्च को। ठीक है, 26 से 29 मार्च 1931 को। उसके बाद अगर बात करें भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो ये आप सभी को पता है कि 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 23 मार्च 1931 को। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो सबसे पहले जो घटना घटी थी वो कौन था? तो गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च को हुआ। उसके बाद हमारा आएगा भगत सिंह की फांसी, यानी कि 1-3, और उसके बाद 26 से 29 मार्च जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और लास्ट में जो कि पूना समझौता हुआ था कब? 24 सितंबर 1932 को। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन डी को आप बहुत इजीली टिक करके निकल सकते हो, लेकिन कब? जब आपको ये डेट पता हो। तो इस तरह से आपको याद रखना, और मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि हमेशा आप डेट के साथ याद रखो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अंतिम यात्रा का वर्णन जो बुद्ध के कुशीनगर में, देखिए कुशीनगर में क्या था, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी उनको हम लोग क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कि अंतिम यात्रा का जो वर्णन किया गया वो महापरिनिर्वाण सूत्र में किया गया। अगर बाकी ऑप्शंस पर नजर डालें तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे जातक कथा, देखिए फ्रेंड जातक कथा में क्या है, महात्मा जो बुद्ध हैं उनके पुनर्जन्म की जो भी कहानी अगर देखना है पढ़ना है तो वो आपको इसी में मिलता है, जातक कथाओं में। ललित विस्तार के बारे में बात करें तो देखिए ललित विस्तार जो है वो बुद्ध के महायान जो बौद्ध संप्रदाय है उसका एक भाग है और इसमें क्या किया गया कि जो भी बुद्ध से संबंधित जो उनकी लीलाएं थी वो इसी में वर्णन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्ध चरित्र के लेखक आपको पता होगा अश्वघोष है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न ये बनता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि रचनात्मक कार्यक्रम को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इन्होंने स्वयं को सक्रिय राजनीतिक से हटा लिया था और जो भी अपना समय था वो पूरा का पूरा समय जो हरिजन के उत्थान में, यानी फ्रेंड्स हरिजन जो थे उनके उत्थान में लगाया करते थे, समय अपना व्यतीत किया करते थे। इस पॉइंट को याद रखेंगे और यहाँ पे रचनात्मक कार्यक्रम के वो विशेष ध्यान देने लगे थे, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी ऑप्शंस पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब बने थे, तो 1895 में पूना अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। फिरोज शाह मेहता ने कभी अध्यक्षता नहीं की थी, तो इसको काट देते हैं। और लास्ट में आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन सकता है कि इन्होंने 1931 का कराची अधिवेशन किया था और ये एकमात्र अधिवेशन इन्होंने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को याद रखेंगे। और 1931 क्यों फेमस है कराची अधिवेशन, क्योंकि पहली बार मौलिक अधिकार का इसमें मांग किया गया था। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और साथ ही साथ इससे कुछ और पॉइंट्स बन सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था वो इसी अधिवेशन के तहत किया गया था, अध्यादेश के तहत किया गया था 1861 में। और साथ ही साथ लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय जो प्रणाली थी कि विभागीय प्रणाली का जो प्रारंभ किया गया था वो भी इसी अध्यादेश के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेंड्स राजतंत्रात्मक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गुप्त प्रशासन था वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था से प्रचलित था और साथ ही साथ यहाँ का जो राजपद था वो वंशानुगत था। आपको पता है फ्रेंड्स वंशानुगत मतलब कि जस्ट उसके बेटा जो होगा वो बनेगा, वो उसके बेटा बनेगा। तो आपने देखा भी होगा क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि चंद्रगुप्त का जो पुत्र था वो समुद्रगुप्त बन रहा था। इस टाइप से जो लगातार बन रहे थे वो वंशानुगत पद के सिद्धांत पर कार्य करते थे। ठीक है, यानी कि आधारित था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि चोल सम्राटों के अधीन खुर्रम क्या था। काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ पे बन सकता है फ्रेंड्स कि चोल सम्राटों के अधीन जो खुर्रम एक शब्द था उसका मतलब क्या था। तो खुर्रम का मतलब मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुछ ग्रामों का समूह। देखिए सबसे पहला तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो चोल साम्राज्य था वो कितने प्रांतों में विभक्त था। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि प्रशासन की सुविधा के लिए चोल साम्राज्य था वो 8 प्रांतों या फिर मंडलों में विभाजन किया गया था। और जो मंडल था उसको कोट्टम में विभाजित किया गया था और कोट्टम जो था वो नाडु में विभाजित था। नाडु का मतलब जिला में विभाजित हुआ था और नाडु के अंतर्गत जो ग्राम संघ थे जिन्हें खुर्रम कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, खुर्रम, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है फ्रेंड्स कि जो चोल साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी उसको क्या कहते थे, तो उसका नाम था ग्राम सभा। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है और उसकी राजधानी क्या थी। देखते हैं कितने लोग कमेंट्स करके बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसने 1945 में
आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, केवल एक यानी कि भुल्ला भाई देसाई। मैं आपको बता दूं कि आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और सैनिक अधिकारियों पर जो अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली में लाल किले में 1945 में मुकदमा चलाया था, इनकी पैरवी के लिए भुल्ला भाई देसाई की अध्यक्षता में वकीलों की टीम बनाई गई थी। और इसके सदस्य के रूप में आप जो देख रहे हैं सर तेज बहादुर स्प्रू और कैलाश नाथ जो काटजू देख रहे हैं, और साथ ही साथ एक थे जवाहरलाल नेहरू JLN भी थे, और इसके सदस्य के रूप में ये थे तीनों लोग। लेकिन इसकी अध्यक्षता भुल्ला भाई देसाई ने की थी। तो इस पॉइंट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन ने। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि फरवरी 1946 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली ने भारत में जो सदस्यीय उच्च स्तरीय एक शिष्टमंडल भेजा था, और ये मार्च 1946 में भारत में पहुंचा था, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। और भारत में इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था, इसीलिए इसको कहा जाता है कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो थी कैबिनेट मिशन की थी। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट बनता है फ्रेंड्स कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भू राजस्व। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था थी उसकी मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि तुर्कान ए चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने उल्लेख किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फतू अल सलातिन। ठीक है फ्रेंड्स, फतू अल सलातिन एक पुस्तक का नाम है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैंने कई बार बताया भी है कि तुर्कान ए चहलगानी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, यानी कि 40 सरदारों का ये गठन था। इसकी स्थापना जो व्यवस्था की थी वो इल्तुतमिश ने किया था, जिसका इसको समाप्त किया था बलबन के द्वारा। और सबसे पहले इसका जो उल्लेख किया गया था वो फतू अल सलातिन में किया गया था। अगर ऐसे पूछ ले कि फतू अल सलातिन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो उस लेखक का नाम भी आप याद रखेंगे, ख्वाजा अब्दुल्ला मालिक इसामी। बस आप इसामी याद रखो, इतना से काम हो जाएगा। ठीक है, इसामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये दिया गया, किसने कहा कि ब्रिटिश शासन का शोषण स्वभाव ब्लीडिंग इंडिया वाइट है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्लीडिंग इंडिया वाइट किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। देखिए निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद बिल्कुल करेक्ट हो जाए, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो 2 सितंबर 1946 का जो गठन अंतरिम सरकार बना था उस समय ये मंत्री पद पे नहीं थे, किसी भी मंत्री पद पे नहीं थे। क्लियर, इस पॉइंट को याद रखेंगे। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये कब बने थे? कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये मंत्री पे नहीं थे, लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स कि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो मैं आपको ये बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू की सरकार में पहली बार इन्होंने कैबिनेट मंत्री के मंडल में 1947 से लेकर के 1958 तक शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अंतिम सरकार में ये किसी भी मंत्री के पद पर नहीं थे। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन जो कि सी करेक्ट हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। भारत के किसी राज्य के विधानसभा को कौन बना सकता है या फिर समाप्त कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेंड्स संसद। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आज हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजिंग किया और आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा मिलेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको 1 से 2 क्वेश्चंस भी बढ़ाया गया है जो कि पॉलिटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स मुख्यमंत्री। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 163 में क्या किया गया, आर्टिकल 163 में ये बात कहा गया कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए मंत्रिपरिषद और इस मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और इसके शीर्ष पर जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। तो इस आर्टिकल के तहत हम कह सकते हैं कि सलाहकार कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है। यहाँ पे मतलब आपको ये बताना है कि भारत के संविधान का जो उपबंध है और वहाँ पे जो किस देश से लिया गया स्रोत है वो आपको मैच करना है। कौन किसके साथ मैच होगा तो वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इजी और लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलता रहता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स पहला दिया गया ए में कि संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यानी कि ए का 3 होना चाहिए। तो ए का 3 कहाँ पर मिल रहा है, ए का 3 यहाँ पर मिल रहा है। आगे देखते हैं नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यानी कह सकते हैं कि आयरिश संविधान से। तो बी का 4 होना चाहिए, तो बी का 4 हमारा जो कि ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए राष्ट्रपति का जो आपात अधिकार होता है, आपात अधिकार, वो कहाँ से लिया गया, तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मनी के संविधान से, सी का 1। और संघ राज्य जो संबंध है ये कहाँ से लिया गया, तो कनाडा के संबंध से, कनाडा के संविधान से। तो कह सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसमें से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया और नीति निर्देशक तत्व जो कि हमेशा रिपीट होते रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं थी, आपको ये बताना है। फर्स्ट और सेकंड्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट क्या देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं मार्टिन चेम्सफोर्ड अधिनियम। लेकिन ये जो बात की गई मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ये मार्लेमेंटो 1909 के तहत किया गया था। तो पहला तो ऑप्शन ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट में क्या गया कि केंद्र द्वारा प्रांतों में विधानमंडल का विस्तार और पुनर्गठन किया गया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा एक जो गलत है और एक सही है। तो गलत हमें बताना कि कौन सा उत्तर जो कि गलत उत्तर था, तो केवल एक गलत था, इसलिए ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदान पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में संविष्ट किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि और ये किस भाग में, तो भाग 4 में रखा गया। ये पॉइंट याद रखेंगे, भाग 4 में 36 से 51 तक इसका अनुच्छेद होता है। और हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से इंक्लूड किया गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। ये आपको बताना है कि डायरेक्ट यहाँ पे बात की जा रही है उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज आप कर सकते हो। जैसे कि अगर सेम क्वेश्चन रहता है लेकिन उच्चतम न्यायालय की बात की जाती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के तहत अनुच्छेद 32 के तहत जो कि कोई भी नागरिक सीधे मुकदमा जो कर सकता है उच्चतम न्यायालय में कर सकता है। लेकिन सेम टू सेम बात करें, लेकिन यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात की जाए तो वहाँ पे आपका हो जाएगा 226 के तहत। तो इस दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है, यानी कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया, भारत में जोड़ा गया। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, कह सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, नागरिकता आदि, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कह सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, यानी फ्रेंड्स महानदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है, ना कि एसेचुरी का। कहने का मतलब ये हो कि नर्मदा, ताप्ती और मांडवी, ठीक है फ्रेंड्स, इन तीनों नदियों के द्वारा एसेचुरी बनाया जाता है, लेकिन महानदी के द्वारा नहीं। और महानदी क्या है, डेल्टा बनाती है जो कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो महानदी के बारे में थोड़ा सा अगर पॉइंट्स जानना चाहें तो ये इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जो सिहावा के समीप से इसका उद्गम होता है। और मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स इसकी सहायक नदी कौन कौन सी, जो कि आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मणी और बैतरणी, ठीक है, ब्राह्मणी और बैतरणी इसकी सहायक नदी होती है। मांडवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, मांडवी जो है इसको एक मांडोवी भी कहते हैं, महादई के नाम से भी जाना जाता है, और ये कर्नाटक और गोवा से होकर के बहने वाली नदी है, और साथ ही साथ गोवा में इसको जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है, और ये अरब सागर में गिरती है। तीनों नदियाँ जो है वो अरब सागर में ही गिरती है। क्लियर फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे 1 2 3 होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है यार टाइपिंग करते वक्त। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले मैं आपको एक एक पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बात करना है, विचार करना है, और सबसे पहला पॉइंट देखिए कि भारत में छत्रक जो सेल होते हैं वो थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिक्चर में आप देखिए कि छत्रक सेल क्या होते हैं, छत्रक सेल किसे कहते हैं, और आप देखकर खुद बता सकते हो कि हाँ ये तो रेगिस्तान में ही मिल सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है कि थार मरुस्थल में मिलता है छत्रक सेल, ठीक है, पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड क्या देखिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जोजोबा के पौधे लगाए जा रहे हैं। अब ये जोजोबा का पौधा क्या, आप स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जोजोबा का पौधा कैसे होता है और ये क्या करता है, मरुस्थलीकरण को रोकने में थोड़ा सा सहायता करता है, ठीक है। इस तरह से राइट आंसर ये भी हो जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट में क्या दिया कि विशाखापट्टनम को भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। श्रिम्प राजधानी का मतलब कि झींगा राजधानी के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि विशाखापट्टनम को नहीं, नेल्लोर को कहा जाता है झींगा राजधानी। तो थर्ड पॉइंट गलत किया गया था, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1 और 2 करेक्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इस सारे पॉइंट्स को याद रखते चलना है। अगला प्रश्न ये बनता है कि देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और अगर आपने हमारी कल की वीडियो को देखा है, जो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि अलग अलग देशों के साथ, भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत की कौन कौन सी राज्य की सीमा लगती है, तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली आप इसको ईजिली कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये पता है फ्रेंड्स कि जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा है वो किसी भी तरह से बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। तो जो भी ऑप्शन में बांग्लादेश है वो आप इसको काट दो, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश से सटने वाला जो उसका ट्रिक क्या था, मेघा अब मित्र, यहाँ पे असम आता था, न कि अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो ऐसे ही कट जाता है, बांग्लादेश जो भी ऑप्शन में यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, तो राइट आंसर को टिक कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भूटान से कौन कौन से राज्य सटते, ताकि आपको एक बार फिर से गो थ्रू हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें भूटान से, तो भूटान के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, सांप, ठीक है, सांप मैंने आपको ट्रिक बताया था, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चीन के बारे में बात करें तो चीन के बारे में हम लोगों ने देखा था उषा, ठीक है फ्रेंड्स, उषा लद्दाख गई, उषा लद्दाख गई जिसमें ए आ रहा है, और इसमें भी जो ए और असम यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम आता है। और म्यांमार के बारे में बात करें तो म्यांमार में क्या था, अरुणा मम्मी, अरुणा का मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स ये तीनों इसी में आते हैं, इसके अंतर्गत। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वो हर एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, पेपर में पूछा जाता है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या फ्रेंड्स कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न ये दिया कि दून घाटी कहाँ स्थित है। तो दून घाटी पड़ता है शिवालिक हिमालय के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा कथन सही है। आपको कथन, चारों कथन को पढ़ना और उसके बाद बताना है कि कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। देखिए बात करते हैं पहले पॉइंट्स के। तो पहला पॉइंट्स में क्या दिया कि सुरमा घाटी जो है वो चाय की खेती के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सुरमा घाटी कहाँ पे पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर भारत में अब कह सकते हैं, या फिर इसको एग्जैक्ट अगर बात करें तो असम के क्षेत्र में कह सकते हैं सुरमा घाटी, जो कि चाय की खेती के लिए व्यापक रूप से बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सही कथन में बताना था तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, देखिए दंडकारण्य में जो कपास की विस्तृत खेती होती है ये पॉइंट गलत है, क्योंकि दंडकारण्य में अगर बात करें, जो कि दंडकारण्य कहाँ पर पड़ता है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके के आसपास का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं। दंडकारण्य चावल के लिए प्रसिद्ध है, ना कि कपास के लिए। गुजरात तट के बारे में बात करें तो गुजरात तट, देखिए फ्रेंड्स आपको पता है कि गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की खेती काफ़ी हाई लेवल पर की जाती है। तो आप यहाँ पे धान नहीं कह सकते, यहाँ पे कपास आप कह सकते हैं, ठीक है।
अगर बात करें डी ऑप्शन के बारे में, तो निचले गंगा मैदान में मूंगफली का विस्तृत खेती की जाती है। तो मूंगफली की विस्तृत खेती ना करके के हमें यहाँ पे करना होगा जूट और धान की खेती विस्तृत रूप से की जाती है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, ऑप्शन ए राइट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया कि भारत में टोडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। आपको बताना है कि भारत में टोडा जो जनजाति है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स नीलगिरी श्रेणी में कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी राज्य देता है तो आप वहाँ पे तमिलनाडु को टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न ये दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। देखिए नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो मैंने आपको जो वीडियो बताया था उसी के अकॉर्डिंग इसको भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स आपको उस वीडियो को देखने के लिए, ताकि आपका ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप डेफिनेटली करके आओ, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो। देखिए अगर बात करें नेपाल के साथ कौन कौन सी सीमा अपनी साझा करती है नहीं करती, यहाँ पे बात की जा रही है, तो हम लोगों ने क्या ट्रिक देखा था, नेपाल का USB, ठीक है, USB जो केबल होता है, USB कोड होता है, उस तरह से आपने याद कराया था। यू का मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तो ठीक हो गया, ये आता है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसका मतलब सिक्किम, ये भी आता है। बी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बी का मतलब बिहार और जो कि बंगाल। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बिहार और बंगाल आता है, लेकिन असम और मेघालय की कोई भी जिक्र नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में मिट्टी अपरदन की समस्याएं संबंधित है, ये आपको बताना है किससे संबंधित है। भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, निर्वनीकरण और अगर बात करें कि अत्यधिक चराई से, अब आपको पता है कि अगर वनों की कटाई की जाने लगी तो वहाँ पर भी मृदा अपवर्तन की समस्या हो सकती है। और क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है कि मृदा अपवर्तन को कैसे रोका जा सकता है, तो अधिक मात्रा में वनीकरण के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला तो हमारा दो हमारा हो जाता है। और अत्यधिक चराई से क्या होता है फ्रेंड्स कि अत्यधिक चराई करने से जो जमीन की भूमि पर जो घास होते हैं वो हटने की वजह से क्या होता है कि भूमि की जो ऊपर की मिट्टी होती है वो धुलने का चांसेस रहता है, तो वहाँ से भी मिट्टी अपरदन की समस्या देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि 2 और 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है क्या कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि वे वस्तुएं जिसकी कीमत बढ़ने पर उसका खपत जो होता है, उसका मांग जो होता है वो और ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, उसका डिमांड और भी बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप के वस्तु को गिफन वस्तु के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कीमत बढ़ने पर उसकी मांग जो बढ़ जाती है या फिर कीमत घटने पर उसकी मांग जो कि घट जाती है, उसको हम लोग गिफिन वस्तु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बनता है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण जब हो जाता है उसको कहते हैं वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बनता है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। सारे क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दिया और पहले से जो हिस्ट्री का क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा हम लोगों ने कम कर दिया। अगर आपका डिमांड रहा तो और भी चेंजिंग होगी, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस का लेवल किस तरह से सेट किया जाए। देखिए किसी देश का आर्थिक विकास जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ क्या है। उत्कर्ष अवस्था किसको कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है उस अवस्था को कहते हैं उत्कर्ष अवस्था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन चावल के बारे में सही है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि चावल के संबंध में निम्नलिखित जो कथन दिएंगे फर्स्ट और सेकंड कौन सा सही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट्स क्या दिया गया। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि भारत दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि भारत नहीं, चीन सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है चावल। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके लिए 15 से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, 15 से 27 डिग्री के बीच टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये पॉइंट करेक्ट होता है। केवल 2 सही कर सकते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। अगला प्रश्न ये कि हेमिनिस नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, हैमिनिस नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगर आपने हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। मैंने नेशनल पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड करीब करीब 60+ क्वेश्चन करा दिए, जो कि बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन कराए हैं, न कि घिसा पिट्टा वाला, तो आप उसको जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग में सबसे ऊंचे शिखर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप टिक कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आप इसमें दिमाग लगाओगे तो बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हिमालय के किस भाग में सबसे ऊंचे शिखर स्थित है। तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा आता है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। इस तरह से कह सकते हैं कि नेपाल हिमालय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को याद रखेंगे। और नेपाल हिमालय की श्रेणी में ही आता है, और ये जो होता है कंचनजंगा इसी के अंतर्गत आता है। यानी कह सकते हैं कि जो सबसे ऊंचे ऊंचे चोटी है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, पश्चिमी चंपारण। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार के किस जिले में? तो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया, मधुबनी जो चित्रकला की महत्वपूर्ण प्रतिनिधि का या फिर कलाकार कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स जो कि उपयुक्त सभी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी, ये सभी जो हैं वो मधुबनी चित्रकला से संबंधित हैं। और साथ ही साथ और भी नाम आते हैं, जैसे महासुंदरी देवी, यमुना देवी, शांति देवी इत्यादि कई प्रकार के नाम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जो आप मधुबनी चित्रकला देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे मिथिला पेंटिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी किया जा सकता है। मधुबनी हमेशा तो ऐसे मधुबनी चित्रकला ही देखता है, लेकिन मिथिला पेंटिंग्स कभी लिख दे तो आपका मतलब यही होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। काफी अच्छा प्रश्न है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी अदिश राशि के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि ए और सी दोनों होगा। ठीक है फ्रेंड्स, भार में जो होता है भार अदिश राशि के अंतर्गत ही आता है, और विद्युत धारा भी अदिश राशि के अंतर्गत ही आता है। लेकिन आपका आवेग और त्वरण ये सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, चाल, विद्युत धारा, ये सारे के सारे जो आपके आते हैं वो अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा जो कि ऑप्शंस के बैठाने में गलत कर दिया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। भार ए और सी दोनों होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अधातु तत्व कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ब्रोमीन यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि अधातु के बारे में पूछा गया, और ब्रोमीन जो होता है एक अधातु तत्व होता है जो कि रूम के टेम्परेचर पर एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन धातु पूछता तो वहाँ पे आप पारा को टिक कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि टेक्टोना ग्रैंडिस लीन जो होता है वो खालिस्तान का वैज्ञानिक नाम है। वो किसका वैज्ञानिक नाम है ये आपको बताना है, टेक्टोना ग्रैंडिस लीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सागौन का एक जो कि वैज्ञानिक नाम होता है। बाकी ऑप्शंस पर भी नजर डाल लेते हैं, जैसे अमरूद। अमरूद का क्या होता है? अमरूद का होता है सीडियम गवाइवा। ठीक है, सीडियम गवाइवा होता है। और चीकू का होता है जो कि आचरस सपोटा। ठीक है, आचरस सपोटा कहते हैं इसका। बरगद का तो आपको पता ही है, फाइकस वेंदालेसिस, जो कि कई बार आपको पेपर में देखने को मिला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सी एनिमोन्स जो होते हैं वो खालिस्तान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। सी एनिमोन्स किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो कि सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, निडेरिया। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ऑर्थोपोडा पर आपको बता दूं, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत कई जो प्रजाति आते हैं, जैसे कि झींगा मछली, केकड़ा, तिलचट्टा कह सकते हैं, जिनके पैर जुड़े हुए होते हैं उनको आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। पोरीफेरा में आप याद रखेंगे, पोरीफेरा में एक स्पंज आपको याद रखना है, काफ़ी फेमस है स्पंज, जो कि पेपर में देखने को मिलता है। मोलास्का में कई सारे आते हैं, लेकिन ऑक्टोपस आप याद रखिए, ऑक्टोपस देखने को मिलता रहता है। नेक्स्ट क्या बनता है कि इनमें से कौन सा मिलान जो कि सही नहीं है, यानी कि एक इनमें से जो मिलान किया गया वो सही नहीं है। यहाँ पे जो कि अयस्क और उसके जो कि धातु और उसके अयस्क के साथ मिलान करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर ऑप्शन सी को आप ध्यान से देखिए, मरकरी गैलेना के साथ मैच किया गया। देखिए मरकरी का गैलेना नहीं होता है। गैलेना जो अयस्क होता है वो लेड का होता है, सीसा का आप कह सकते हैं। ठीक है, लेड। लेकिन मरकरी का अगर बात करें तो मरकरी का सीने बार होता है। ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं, आप बाकी को याद रख सकते हो। मैग्नीज का
सिलोमिलिन, ठीक है। सिलोमिलिन को एक और नाम से जानते हैं मैग्नाइट, ठीक है, मैग्नाइट के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ निकल के मिलेराइट आपको याद रखना है, और यूरेनियम का कार्नेटाइट, और एक होता है पिच ब्लेंड, ठीक है। पिच ब्लेंड हमेशा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया गया, पक्षियों द्वारा किया जाने वाला परागण की प्रक्रिया को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराए हुए थे। अब मैंने आपको उसमें बोला था कि टारगेट आप 200 कंप्लीट करो, तो बस थोड़ा सा टारगेट से आप दूर हो, उसको कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आपका कंप्लीट होते ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑर्निथोफिली, ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्निथोफिली राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अग्नाशय जो होता है फ्रेंड्स वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के कार्य करता है। अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन का स्राव करता है, और बाह्यस्रावी के रूप में फ्रेंड्स ये अग्नाशय रस का जो कि रिलीज करता है, जो कि भोजन के पाचन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वो आकस्मिक घटनाओं द्वारा निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करते हैं। इसका सही उत्तर क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल मेडुला, ठीक है फ्रेंड्स। एड्रिनल मेडुला को हिंदी में क्या कहते हैं, और अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, और इसका मेन कार्य क्या होता है कि तनाव की स्थिति में हार्मोन रिलीज करना, और इसे 3F के नाम से भी जाना जाता है, 3F हार्मोन। अब ये 3F क्या है, तो 3F का मतलब हुआ फ्रेंड्स, पहला F का मतलब फियर आप याद रखेंगे, सेकेंड F का मतलब जो कि फाइट, और थर्ड जो कि F का मतलब फ्लाइट, ठीक है। डरो, लड़ो और उड़ो इसका मतलब हो सकता है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है। देखिए फ्रेंड्स, दूध के पाचन में सहयोगी एंजाइम के बारे में पूछा जाता है, तो रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि दूध के पाचन में सहयोगी होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, केसिन, तो केसिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा था कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं केसिन को, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडोल एसिटिक अम्ल जो होता है वो क्या है। बताना आपको फ्रेंड्स कि एडोल जो एसिटिक अम्ल है वो क्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, एडोल एसिटिक अम्ल यानी कि AAA, ठीक है। एडोल एसिटिक अम्ल जो होता है एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला बहुत सामान्य जो कि ऑक्सिन कह सकते हैं, ऑक्सिन वर्ग का एक पादप हार्मोन होता है, एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। और ये क्या करता है कि पादपों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को प्रेरित और नियंत्रित करने का कार्य करता है, बाकी हार्मोन्स की तरह कह सकते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ मैंने काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया। आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, वीडियो का आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो ये आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। क्यूज क्वेश्चन के राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।